नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि आज हम वेटलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के बारे में। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स वो हैं जो कि आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा पोल्यूशन फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, और ह्यूमंस ने काफी ज्यादा एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पर लोड बढ़ाया है। तो क्या होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्या होते हैं रामसार साइट्स, क्या हैं वेटलैंड्स, ये सब हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो इस क्लास को लाइक कर दें और अंत तक जरूर देखें। पर इससे पहले आगे बढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज का। आज से लेके 30 तारीख तक हम रन कर रहे हैं अंतिम अवसर सेल। जी हाँ दोस्तों, आखिरी अवसर है, क्योंकि ये आकर्षक डिस्काउंट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एग्जाम के लिए सीरियस हैं आप, मैं जानता हूं। अगर आप सीरियस हैं तो इसको अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। मेक श्योर आप कूपन कोड किंजल का फायदा उठा रहे हैं और आप इससे पाएंगे 18 महीने की सब्सक्रिप्शन, 1.5 साल की सब्सक्रिप्शन केवल 22,499 में। दोस्तों ये अंतिम अवसर है, क्योंकि सच में इसके बाद इतने आकर्षक कीमत पर आपको ये प्राइसेस नहीं मिलेंगी, ये आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। एंड इतना ही नहीं, हर घंटे एक मोबाइल फोन भी M32 हम दे रहे हैं। तो अगर आप लकी हुए तो आप वो भी पाएंगे। तो मेक श्योर आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक कूपन कोड KINJL किंजल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मेक श्योर इस कूपन कोड को आप जरूर इस्तेमाल करें। और इतना ही नहीं, जितने भी मेरे फ्री कोर्सेज है ना जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, हो सकता है इससे आपको फायदा भी बहुत हो रहा होगा। तो उस फायदा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके तो वो तभी हो पाएगा जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करें और सब्सक्रिप्शन लें। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है, आज हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के बारे में जानने वाले हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हमने ऑलरेडी काफी डेप्थ में पढ़ा है, ऐसा नहीं हमने नहीं पढ़ा है। पिछले क्लास में हमने बायोम्स की ही कंटिन्यूएशन में एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को जाना था। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था एक्वेटिक इकोसिस्टम्स 2 प्रकार के हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, और टोटल एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हो गए 3 प्रकार के: फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर हो गया जब जो सैलिनिटी है उस पानी की लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000 है। मरीन इकोसिस्टम हो गया जब मोर देन 34-33 पार्ट्स पर 1000 जब पानी की सैलिनिटी हो। और ब्रैकिश हो गया 5 से 35 के बीच वाला, तो दैट इज ब्रैकिश इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमने देखा था, ये अगर आप देखें तो स्टैटिक या स्टिल वाटर हो तो उसको कहेंगे लेंटिक इकोसिस्टम। यदि पानी मूविंग है, रनिंग वाटर है, तो उसको हम कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम। तो ये सब तो हमने जान लिया था। आइए आज चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को वो कहां पर अकर करते हैं, इसके आधार पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है न्यूस्टन। न्यूस्टन वो है जो कि पानी की सतह पर है, यानी एयर वाटर इंटरफेस पे है, और ये अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से पानी में फ्लोट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने शायद काफी ज्यादा देखा हो जल कुंभी, है ना, वाटर हायसिंथ, आपने देखा होगा वो कैसे पानी में फ्लोट करता है। तो वो क्या है, वो न्यूस्टन है। दूसरा होता है दोस्तों पेरीफाइटॉन। पेरीफाइटॉन अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से, यहां पे आप जो देख रहे हैं दिस इज पेरीफाइटॉन। पेरीफाइटॉन अगर आप देखें तो ये स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स से अटैच्ड होते हैं, और मड से जो इमर्ज कर रहा है प्लांट्स उसी में स्टेम्स में लीव्स में अटैच्ड होता है। एंड ये अपने आप में कम्युनिटी होता है, उनको हम कहते हैं पेरीफाइटॉन। पेरीफाइटॉन कम्युनिटी में बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, जू प्लैंक्टन, अन्य इन्वर्टिब्रेट आपको यहां पर एक साथ रहते हुए दिखेंगे। तो दीज आर कॉल्ड एज पेरीफाइटॉन। इसके बाद होता है प्लैंक्टन एंड नेक्टन। प्लैंक्टन और नेक्टन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, आपको मैं बता देता हूं। तो प्लैंक्टन अगर आप देखें तो ये वो फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी में अपना रास्ता नहीं बना सकते, ये स्विम नहीं कर सकते, इनका वेल डेवलप्ड स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, जैसे कि एल्गी, जैसे कि डायटम्स, जैसे कि प्रोटोजोआ, जैसे कि कई जीव अपने लार्वल फॉर्म में पानी में फ्लोट करता रहता है ना, उनका लार्वा, तो वो क्या है, प्लैंक्टन है। प्लैंक्टन अगेन प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। यदि प्लांट होगा तो उसके आगे लग जाएगा फाइटो, और वो क्या कहलाएगा फिर, फाइटोप्लैंक्टन। वैसे ही अगर एनिमल हुआ तो उसके आगे लग जाएगा जू, और वो बन जाएगा जू प्लैंक्टन। तो क्रस्टेशियंस, प्रोटोजोअन्स, ये सब क्या है, जू प्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हो गए, तो ये प्लांट्स हो गए, एल्गी, डायटम्स वगैरह फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए। कई जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि वैसे तो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ साइकिल के कुछ स्टेज में प्लैंक्टन भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा
लार्वा, कई मछलियां होती हैं, लार्वा क्या करती है, वो पानी के स्टेज में रहता है लार्वा, या फिर उनका जो एग होता है वो पानी में ही रहता है और फिर उससे मछली निकलती है। तो वैसे ही कई लार्वा होते हैं जो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, वो सब अगर आप देखें, शायद आपने मच्छर के बारे में देखा हो, लार्वा की तरह पानी में फ्लोट करता रहता है उनका लार्वा, तो दैट इज अ प्लैंकटन। तो लाइफ साइकिल में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि कभी प्लैंकटन होते हैं फिर बाद में नेक्टन हो जाते हैं। तो प्लैंकटन्स वो है जिनका लोकोमोटरी पावर लिमिटेड है एंड उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पानी में जैसे वेव्स चल रही है उसके साथ वो फ्लोट करेंगे, पानी में जैसे करंट्स बह रही हैं उसके साथ वो फ्लोट करेंगे, तो उनको हम कहते हैं प्लैंकटन्स। जैसे आपने शायद जेलीफिश देखा होगा, पानी में फ्लोट करता रहता है, जैसे बह रहा है वैसे बहता है। दूसरा होता है नेक्टन। नेक्टन अगर आप देखें तो ये स्विमर्स होते हैं। मछली क्या है, एक नेक्टन है जो कि वाटर में करंट्स के थ्रू बह के अपना रास्ता बना सके। तीसरा प्रकार का जीव होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में बेंथोज। यहां पे आप देख रहे हैं मोलस्क किस प्रकार से जमीन पे आप देख रहे हो लगा हुआ है, तो उनको कहेंगे बेंथोज, जो कि बॉटम ऑफ द वाटर मास में जैसे क्रैब रहता हो तो उनको क्या कहेंगे, बेंथोज। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्लासिफिकेशन है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का, न्यूस्टन होता है, पेरीफाइटॉन होता है, प्लैंकटन होता है, नेक्टन होता है, बेंथोज होता है। अब सवाल उठता है एक्वेटिक हैबिटेट्स में क्या वो फैक्टर्स हैं जिस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लिमिटेड होती है। तो क्या कमी है ना, हर इकोसिस्टम में एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। जैसे कि डेजर्ट की बात करूं तो वहां पे लिमिटिंग फैक्टर पानी की कमी है। जहां पानी होगा वहां पर जीव आपको ज्यादा देखने मिलेगा, वहां पर बायोडाइवर्सिटी होगी। वैसे ही अगर मैं बात करूं पोलर रीजन्स की, तो पोलर रीजन्स में आप अगर देखें तो वहां पे जो लिमिटिंग फैक्टर है पोलर रीजन्स में वो होता है टेम्परेचर। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना, नीचे के पास, जमीन के पास, सतह पर, जहां पर वो ब्लिजर्ड से प्रोटेक्टेड होगा, तो वहां पर थोड़ी बहुत आपको लाइकेंस वगैरह ग्रो होते हुए दिख सकते हैं। तो वैसे ही एक्वेटिक हैबिटेट में भी कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है सनलाइट, दूसरा होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, तीसरा होता है टेम्परेचर। तो सनलाइट, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, ये तीन के तीन लिमिटिंग फैक्टर हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन पर आइए चर्चा करते हैं। तो जो सनलाइट है ना, आप कहोगे सर वो तो फ्रीली अवेलेबल है, तो वो कैसे लिमिटिंग फैक्टर। तो दोस्तों पानी बहुत गहरा हो सकता है। अगर मैं समुद्र की बात करूं, समुद्र में पानी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक की गहराई का हो सकता है। तो जाहिर सी बात है सनलाइट पानी में कितनी दूरी तक पेनिट्रेट कर पाएगा, वो एक लिमिटिंग फैक्टर होगा ना। तो यूजुअली अगेन वो पानी के अन्य कैरेक्टरिस्टिक पर भी डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो ऊपर का जो 200 मीटर होता है ना, वहीं तक सनलिट जोन होता है जहां पर सनलाइट अच्छा खासा मौजूद होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे जाओगे तो सनलाइट जैसे सुबह शाम को गोधूली बेला में, शाम को डॉन में, डस्क में कैसा रहता है, भोर में, गोधूली बेला में, डॉन में या फिर डस्क में आपने देखा होगा हल्की हल्की लाइट होती है ना, ट्वाइलाइट, जिसको मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाते टाइम बताया है, ट्वाइलाइट। तो वैसा ही जोन होता है, हल्की हल्की लाइट रहती है, उसको क्या कहते हैं, ट्वाइलाइट जोन। उसके नीचे जाओगे तो मिडनाइट, अंधेरा, कुछ लाइट नहीं पहुंचती, और नीचे जाओगे तो बिल्कुल लाइट तो होती ही नहीं है। तो सनलाइट अगर आप देखें तो इसके आधार पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं फोटिक जोन और ए फोटिक जोन में। फोटिक जोन यानी जहां तक लाइट पहुंच रही है, यानी कि वो जोन जहां तक लाइट पहुंच रही है, जितना सरफेस पे उसका 1% भी अगर पहुंच रहा है जहां तक, उसको हम कहते हैं फोटिक जोन। ये डिपेंड करता है पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, लेकिन अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे करीबन करीब ऊपर का 200 मीटर तक रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, एपीपेलाजिक जोन। इसके नीचे 1000 मीटर तक ट्वाइलाइट जोन, जैसे सुबह शाम को कैसी लाइट होती है, हल्की हल्की, सनराइज सनसेट, सनराइज होने के पहले या सनसेट होने के बाद, तो उस प्रकार की लाइट रहती है 1 किलोमीटर तक की गहराई में ऑन एन एवरेज। अगेन ये पानी के कैरेक्टरिस्टिक पर निर्भर करेगा। अगर पानी में काफी ज्यादा पोल्यूशन है और उस वजह से काफी एल्गी ग्रो कर रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। तो लगभग आप देखोगे समुद्र में 1 किलोमीटर तक क्या होता है, मीसोपेलाजिक जोन होता है। इसके बाद सनलाइट बिल्कुल भी नहीं होती, मिडनाइट जैसा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, बैथीपेलाजिक जोन। और उसके नीचे जाओगे तो एबिस, एबिस यानी पताल जैसा कुछ आप देखोगे, पताल नहीं, एबिस यानी जमीन, तो एबिसोपेलाजिक जोन। और इसके बाद ट्रेंचेस वाला इलाका हो गया, तो ट्रेंचेस वाले इलाके को कहते हैं हेडल जोन। हेडीज जानते हो क्या है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में, आई गेस ग्रीक माइथोलॉजी, उसमें गॉड हेडीज होते हैं, किसके,
नर्क के देवता। नर्क के देवता कौन है? हेडीज है। तो नर्क वाला, ट्रेंचेस वाला इलाका क्या कहेंगे उसको? हेडल जोन। तो आपको क्या याद रखना है? EMBA, एपीपिलाजिक। पिलाजिक यानी स्किन का लेयर, स्किन या लेयर को कहते हैं पिलाजिक। तो एपीपिलाजिक, मीसोपिलाजिक, मैथीपिलाजिक, एबिसोपिलाजिक। तो EMBA क्या करना है? आपको याद रखना है, और उसके बाद हेडल जोन याद रखना है। तो जाहिर सी बात है, जहां तक सनलाइट पहुंच रही है वहां तक क्या होता होगा? जीव फोटोसिंथेसिस करते होंगे। फोटोसिंथेसिस भी होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो जाहिर सी बात है, जहां तक फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कहां हो रहा है? ऊपर के 200 मीटर में हो रहा है। रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? ऊपर के 200 मीटर में हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन अगर आप देखो, दोनों के ही दोनों ऊपरी 200 मीटर में होते हैं। तो इसको हम कहते हैं फोटिक जोन। इसके बाद होता है ए फोटिक जोन, जहां पे लाइट पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लाइट नहीं आएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो प्लांट ग्रोथ भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होगा, यानी कि बस और बस ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा। फोटिक जोन में तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो ए फोटिक जोन अगर आप देखो तो फोटिक जोन से लेके किसी भी वाटर बॉडी के बॉटम तक एग्जिस्ट करेगा। समुद्र है तो बॉटम फ्लोर तक, लेक है तो उसके बॉटम फ्लोर तक। तो पहला लिमिटिंग फैक्टर है सनलाइट। जहां तक सनलाइट है वहां तक प्लांट्स है, वहां तक प्लांट्स है तो वहां खाने के लिए एनिमल्स होंगे। तो इस प्रकार से पहला लिमिटिंग फैक्टर सनलाइट है। दूसरा क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो पानी में अगर आप देखो तो एवरेज कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का कितना होता है? तो आप देखोगे 10 पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट होता है। एयर की तुलना में, हवा की तुलना में 150 गुना कम हुआ। तो जाहिर सी बात है, ऑलरेडी ऑक्सीजन में अगर आप देखो तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता है। उसमें भी अगर पानी वार्म है, गर्म है, तो और कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा। जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 3 से 5 पार्ट्स पर मिलियन से भी कम हो जाता है तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मरने लगते हैं। तो अगर आप देखो तो पानी में ऑक्सीजन आ कहां से रहा है? सबसे पहले तो अगर आप देखो तो एयर वाटर इंटरफेस से ऑक्सीजन आता है पानी में। कि सरफेस है ना, सरफेस एक्सचेंज होगा। पानी का सरफेस है, हवा के साथ कांटेक्ट में है, तो हवा से ऑक्सीजन सरफेस एक्सचेंज के थ्रू जाएगा। दूसरा कैसे आता है? फोटोसिंथेसिस से आता है। प्लांट्स जो रहते हैं ऊपर के कुछ 200 मीटर में, वहां तक अगर आप देखो तो सनलाइट आएगी, फोटोसिंथेसिस होगा और ऑक्सीजन एंटर करेगा। ऑक्सीजन लीव कैसे होता है? तो एक तो वैसे ही जैसे ऑक्सीजन जहां से आता है वहीं से लीव करेगा, एयर वाटर इंटरफेस से करेगा। दूसरा अगर आप देखो तो जो जीव रह रहे हैं रेस्पिरेशन करेंगे तो वो भी ऑक्सीजन लीव करवाएंगे, पानी से ऑक्सीजन कम करते जाएंगे। तो ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगा तो कोई भी जीव सरवाइव नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन ठीक ठाक मात्रा में होना चाहिए। इसके सिवा अगर आप देखें तो गर्म पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? गर्म पानी में तो चीजें ज्यादा घुलती हैं, गर्म पानी में ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए। दोस्तों बात आपकी सही है, गर्म पानी में चीजें ज्यादा घुलती हैं। आप बचपन से देख रहे हैं, चीनी पानी गर्म कर दो ज्यादा घुल जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। आपने पढ़ा है, मुझे मालूम है, लेकिन वो सॉलिड है। जहां तक बात है ना गैस की, गैस क्या होता है? अगर इस प्रकार से आप देखो वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में ट्रैप होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन जो भी है इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ट्रैप होना है। अगर मैं पानी को गर्म कर दूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर हो जाएंगे तो जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होगा? उतना एफिशिएंटली ट्रैप नहीं होगा, वो कम ट्रैप होगा और इस प्रकार से आप अगर देखोगे तो वो निकल जाएगा। तो इसीलिए गैसेस की जहां तक बात है, आप लोगों ने खुद देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक ले लो, उसको जहां भले ढक्कन लगा के थोड़ा सा खोल के रखो और रूम टेम्परेचर पे ले आओ, क्या हो जाता है? सब गैस निकल जाता है। देखा है ना? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, जो गैस ट्रैप्ड है वो निकल जा रहा है। वैसे ही टेम्परेचर अगर आप देखो तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनका टेम्परेचर का टॉलरेंस लिमिट कम होता है। जैसे हम लैंड में रहने वाले जीवों की बात करें, आप, मैं, जानवर कोई भी है, तो हमारे यहाँ तो क्या है कि लैंड में टेम्परेचर चेंज बहुत तेजी से होता है। हो सकता है अगर आप डेजर्ट में रह रहे हैं तो दिन में 45, 50, 55 डिग्री पर एक्सपोज है, रात आते आते आप 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर को अंडरगो कर रहे हो। माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा डेजर्ट है, कौन सा इलाका है, कौन सा सीजन है।
तो इस प्रकार से आप देखें तो एक दिन में जानवर तो 60 डिग्री 70 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस मैनेज कर जाता है। लेकिन प्लांट का अगर आपको याद हो, मैंने क्लाइमेटोलॉजी में जब पढ़ाया था, पानी की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना तो जल्दी गर्म होता है ना तो जल्दी ठंडा होता है। तो इसीलिए प्लांट का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर लगभग रिलेटिवली इजीली चेंज नहीं होता, रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कांस्टेंट ही रहता है, बदलता है लेकिन ज्यादा नहीं बदलता है। और इस वजह से होता यूं है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहे हैं वो सालों साल इसी प्रकार से रहे हैं कि उन्होंने इवोल्यूशन में बदलते हुए टेम्परेचर के साथ बर्दाश्त करना, विथस्टैंड करना सीखा ही नहीं है। और इस वजह से हल्का सा भी चेंज होता है ना वाटर टेम्परेचर में, ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। और अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तेजी से पानी गर्म हो रहा है ओशंस का, और ये जीव क्या होंगे, जाहिर सी बात है उतनी बड़ी समस्या के थ्रू ये भी गुजरने वाले हैं। एक फिनोमिना होता है, टेम्परेचर की बात हो रही तो आपको बता देता हूं विंटर किल के बारे में। तो अक्सर ऐसा होता है जहां पे लेक होता है, अगर उसके ऊपर बर्फ जम जाती है ना, जब आइस लेयर हो जाता है ऑन दी टॉप ऑफ अ वाटर बॉडी, तो ये क्या करता है, सनलाइट को पानी में आने से रोक देता है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे बर्फ है, बर्फ क्या करेगा, सनलाइट को आने नहीं देगा, लाइट को कट ऑफ कर देगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, इस पानी में स्टॉप हो जाएगी। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। फाइनली एक टाइम आएगा जब इस वाटर बॉडी से ऑक्सीजन, अभी तो जमा हुआ है सरफेस, नीचे का पानी तो पानी ही है, ऊपर का बस सतह ही जमी है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और फिश क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, विंटर किल। विंटर किल, तो ये आपको याद होना चाहिए। आइए अब देखते हैं हम वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में। तो वेटलैंड क्या होता है, ये वो एरिया है जहां पे वाटर सॉइल को कवर करता हो, या तो सरफेस पे थ्रू आउट द ईयर रहता हो, या फिर वेरिंग टाइम पीरियड के लिए हो, लेकिन साल में कुछ टाइम होता हो जब सॉइल कैसा होता हो, वाटर लॉग्ड होता हो। सिंपल शब्दों में कहूं तो कोई भी आप लेक ले लो, पॉन्ड ले लो, आपके घर के पास पैडी फील्ड होगा, धान का खेत होगा, चावल वाला धान का खेत, वो भी क्या है, वो भी एक वेटलैंड है। तो ये सभी वेटलैंड होते हैं, नंबर 1। तो सिंपल शब्दों में आपको अगर वेटलैंड सुन के चौंकना नहीं है, वेटलैंड क्या हो सकता है, ये घर के पास आपका जो पॉन्ड है वो भी एक वेटलैंड है, पैडी फील्ड भी एक वेटलैंड है, बड़ा सा लेक भी वेटलैंड है, मैंग्रोव भी एक वेटलैंड है, समुद्र का एक शैलो सा लगून बन रहा है वो भी एक वेटलैंड है। ये सभी क्या है, अलग अलग वेटलैंड इकोसिस्टम होते हैं, नंबर 1। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे वाटर लॉग्ड सॉइल होता है, यानी पानी जमता है इस सॉइल में। तो यहाँ पे जो प्लांट लाइफ होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफाइट्स की होती है। कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड में जाने वाला हूँ, या फिर आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मैं इस बहुत इंपॉर्टेंट रामसार साइट और वेटलैंड में जाने वाला हूँ। तो कल मैं टेलीग्राम चैनल पे, ये जो चैनल मैंने ऊपर डाला है यहाँ पे, इसके वीडियोस भी डालूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर देखें, और जो मुझे वहाँ पे अच्छा दिखेगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो कल स्टे ट्यून्ड, इसी पे मैं डालूंगा। आप कहें तो मैं लाइव सेशन भी वहां से एक ले लूंगा। तो वाटर लॉग्ड सॉइल अगर आप देखें तो यहां पर देखने मिलता है, पानी जो सॉइल है पानी से कवर्ड रहती है। यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स देखने मिलते हैं। हाइड्रोफाइट्स अगर आप देखें तो आपको यहाँ दिखेगा, यानी प्लांट वो है जो कि वाटर लविंग है। फाइट यानी लविंग, हाइड्रो यानी वाटर लविंग। इसके सिवा यहाँ पे जो सॉइल होता है वो भी हाइड्रिक होता है, वाटर में सैचुरेटेड होता है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन आपको देखने नहीं मिलता। इंडिया की बात करें तो 27,000 से ज्यादा वेटलैंड है, जिसमें 23,000 से ज्यादा वेटलैंड तो इनलैंड वेटलैंड्स हैं, एंड 4,000 से ज्यादा तो कोस्टल वेटलैंड है। तो भारत में बहुत वेटलैंड्स हैं, मेजर वेटलैंड्स की अगर हम बात करें। इसके सिवा वेटलैंड्स अगर आप देखें तो अगर मैं पैडी फील्ड भी इंक्लूड कर लूं तो भारत का जो एरिया है ना, उसका 18.4% एरिया वेटलैंड से कवर्ड है, जिसमें 70% तो पैडी कल्टीवेशन की वजह से वेटलैंड के कैरेक्टरिस्टिक में आता है। तो वेटलैंड्स अगर आप देखें तो कई प्रकार के इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफर करते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज यानी इकोसिस्टम क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। इकोसिस्टम सर्विसेज को हम इन कैटेगरीज में बांटते हैं। ये एफएओ के द्वारा कैटेगराइजेशन है। प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज। क्या एग्जैक्टली ये सर्विसेज हैं ये बाद में हम करेंगे। तो
प्रोविजन का अभी मैं बस ओवरव्यू दे देता हूं। प्रोविजनिंग का मतलब होता है प्रोवाइड करना। तो वेटलैंड क्या देता है? फूड देता है, फिश, है ना, उसी में आसपास जो वाइल्ड गेम होता है, मतलब हंटिंग वगैरह, शिकार करना कोई चाहे वो भी करते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं। आजकल बहुत एक सुपर फूड की तरह फेमस हो गया है, जानते हैं मखाना? सुना है मखाना? खा के देखिएगा, बड़ा अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। जहाँ से मेरे रूट्स बिलोंग करते हैं वहां पे तो मखाना एक बहुत ही ज्यादा हम पवित्र मानते हैं, एक पवित्र फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। आजकल सुपर फूड की तरह ये फेमस हो गया है। हमारे यहाँ शादी ब्याह, उपनयन, संस्कार, मुंडन, इसमें बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है मखाना का। इसके सिवा फ्रेश वाटर हमको मिलता है ना, इन्हीं वेटलैंड से। तो मखाना वैसे इसी प्रकार से लेक में उगता है, तो लेक में मखाना उगा रहे हैं। फ्रेश वाटर वैसे ही मिलता है, तो वेटलैंड से तो उससे हमें पानी मिलेगा डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल यूज के लिए। फिर आप देखोगे फाइबर एंड फ्यूल मिलता है, पेड़ है तो लकड़ी काट सकते हैं, वैसे ही हमें आग जलाने के लिए लकड़ी मिलती है। इसके सिवा आप मेडिसिन कुछ मिल सकती है, मेडिकेशनल प्लांट्स वगैरह मिल सकती हैं। वैसे ही आप देखो तो कई प्लांट पैथोजन से रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटीज मिलेंगे, तो उनसे हम जीन्स ले सकते हैं एंड कई बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। तो ये सारी सर्विस क्या हमें कुछ मिल रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोविजनिंग सर्विसेज। फिर हमको मिलता है रेगुलेटिंग सर्विसेज। देखो तो क्लाइमेट को रेगुलेट करना, रेगुलेट का मतलब संचालित करना, रेगुलेट करता है। तो जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ आप देखोगे ना, ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज भी करता है वेटलैंड। मिथेन, काफी ज्यादा ग्रीन मिथेन रिलीज होता है इन वेटलैंड से, स्पेशली पैडी कल्टीवेशन में काफी मिथेन रिलीज होता है। तो इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो साइकिल है उसको संचालित कर रहा है, वाटर के साइकिल को संचालित कर रहा है, ग्राउंड वाटर को सरफेस ला रहा है, सरफेस को ग्राउंड वाटर में ला रहा है। तो वेटलैंड्स क्या है? स्पोंज का काम करते हैं। पानी को क्या करता है? सरप्लस पानी होगा तो एब्जॉर्ब करके ग्राउंड में छोड़ देगा, अगर ड्रॉट हुआ तो ग्राउंड का पानी खींच के सरफेस पे ले आता है। तो ये काम करते हैं, पानी को प्योरीफाई करते हैं, यानी वाटर के ट्रीटमेंट के साइकिल को भी संचालित करते हैं, गंदा पानी को फिल्टर करके साफ करते हैं। तो ये साइकिल भी चला रहे हैं। वैसे इरोजन को भी रेगुलेट करते हैं, कहीं से मिट्टी कट के नदी ला रही है तो वेटलैंड में डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। वैसे ही आप देखोगे टाइडल वेटलैंड है तो कुछ मिट्टी टाइड्स काट के भी ले जाएंगी, तो इस साइकिल को भी संचालित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नेचुरल हैजार्ड को भी रेगुलेट करते हैं। जो फ्लड आता है तो उसमें ये क्या होता है? चेन्नई फ्लड्स, बहुत बड़ा इंपैक्ट था चेन्नई में जब फ्लड्स आया था ना। कारण बताया जाता था कि वहां पे जो वेटलैंड्स थे कहीं ना कहीं वो, अगर आप देखें तो उन सब को, वेटलैंड्स को हटा के वहां शहर में बिल्डिंग्स बनवा दी गई थी, तो फ्लड कंट्रोल नहीं हो पाया। अदरवाइज नॉर्मल टाइम में क्या होता था? जो भी सरप्लस बारिश होती थी इन वेटलैंड्स में जाके वो पानी स्टोर हो जाता था। और अब क्या हो गया? वेटलैंड ही खत्म हो गया तो सब पानी सरफेस पे फ्लो करने लग गया। वैसे ही पॉलिनेटर्स के लिए भी हैबिटेट देते हैं, बटरफ्लाई वगैरह सब वहां रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, तो पॉलिनेशन का भी काम करते हैं। वैसे ही कल्चरल सर्विस होता है। कल्चरल सर्विस होता है देख के अच्छा लगे, कुछ सीखने मिले, गुड टू सी, गुड टू फील, गुड टू टच। स्पिरिचुअल सर्विस हो गया इसी में, यानी कि कई लोग क्या करते हैं? इन वेटलैंड्स में जाते हैं और जाके वहां पे अलग अलग प्रकार से रिलीजन्स इसको स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट मांगते हैं, आस्था के रूप में देखते हैं, या फिर वहां पर ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार का काम होता है। रिक्रिएशनल सर्विस होता है, जैसे कल मैं जाऊंगा नाल सरोवर वेटलैंड, तो वो क्या है? वहां पर मैं जाऊंगा, परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताऊंगा, तो ये क्या है? एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होगी। साथ ही साथ अगर मुझे कुछ स्पिरिचुअल सर्विस भी मिले तो मैं जरूर बताऊंगा, अगर कुछ वैसा तीसरी आंख मेरी खुले तो आपको जरूर बताऊंगा। वैसे ही एस्थेटिक सर्विस होता है, अच्छा लगेगा, गुड टू सी, है ना, ब्यूटी नेचर की आपके साथ शेयर करूंगा। एजुकेशनल सर्विसेज, जाऊंगा, जो आज तक मैंने किताब में पढ़ा है, वैसे तो मैं बहुत बार गया हूं वहां पे, लेकिन जो पढ़ा है जाके सीखूंगा, रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है आपको पढ़ाऊंगा। तो ये कैसा सर्विस है? एजुकेशनल सर्विस। वैसे ही होता है सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज अगर आप देखें तो क्या है कि इन तीनों सर्विसेज को मदद कर रहा हो, जो एक पिलर का काम कर रहा है, ऊपर के तीन सर्विस को मदद करे। जैसे सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन में मदद करता है वेटलैंड्स, बताया ना, सरप्लस मिट्टी जो नदी काट के ला रही है उसको जमा करता है। अगर मिट्टी काट के ला रही है उसको जमा कर रहा है, सॉइल क्रिएट हो रहा है, तो उसी सॉइल में फिर क्या होगा? क्रॉप्स वगैरह लगेंगे, प्लांट्स लगेंगे, तो हमको फूड मिलेगा, फाइबर एंड फ्यूल मिलेगा। अगर सॉइल ही ना बने तो कैसे मिलेगा? वैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी,
यानी सरप्लस न्यूट्रिएंट जो सरफेस पे फ्लो कर रहा है रिचार्ज में वाटर के साथ, वो सॉइल में जा रहा है और उस पे प्लांट्स ग्रो होंगे तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो प्लांट्स ग्रो हो पा रहे हैं। तो सपोर्ट सर्विस क्या हो गया कि अगर वेटलैंड इकोसिस्टम ही ना बना तो कल्चरल सर्विस भी नहीं बनेगा, रेगुलेशन भी नहीं होगा, प्रोविजनिंग भी नहीं होगा। यानी सपोर्ट सर्विस क्या है, इन तीनों को सपोर्ट कर रहा हो, जो इस प्रकार के सर्विस को क्या कहेंगे, सपोर्टिंग सर्विस। तो वेटलैंड इकोसिस्टम आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस करता है। तो क्या कारण है इनके डिप्लीशन के, इतने चैलेंजेस वेटलैंड इकोसिस्टम फेस कर रहे हैं, तेजी से कम हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? नंबर 1, एक्सेसिव पोल्यूटेंट है। आसपास इंडस्ट्रीज हैं, वेटलैंड का कोई आप देखें तो बचाने वाला नहीं है, है ना। देशज शब्द में जिसको कहते हैं माई बाप, कोई माई बाप नहीं है वेटलैंड का। जिसको मन किया वहां पर जाके कचरा फेंक दिया। इंडस्ट्रीज ने क्या किया, मर्क्यूरी निकला उसी में डंप कर दिया। बताइए मुझे कमेंट में किसकी बात हो रही है। सेव डैश लेक, एक कैंपेन चला था, किस लेक की बात हो रही है? मर्क्यूरी डंप हो रही थी एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के द्वारा, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डंप कर दिए जाते हैं। वैसे ही घर का भी सीवेज, पास में कोई पोखर तालाब है, छोड़ दो। एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है, खेत का पानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर के साथ रिच वाटर उसी में बह रहा है। वैसे ही आप देखो तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओवर फिशिंग हो जा रही है ना। वेटलैंड को काट के एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, शहर बना दे रहे हैं। चेन्नई फ्लड्स का एग्जांपल दिया, ओवर फिशिंग हो रही है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है। साथ ही साथ अगर कोस्टल वेटलैंड है तो सैंड माफिया आ जाता है, सैंड आके माइनिंग करना शुरू कर देता है, तो वो भी एक समस्या रहती है। तो मिटिगेशन के कुछ तरीके हैं, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। वेटलैंड्स का डिमार्केशन बहुत जरूरी है कि हाँ ये वेटलैंड है, इसको तभी तो प्रोटेक्ट करोगे ना, पहले आइडेंटिफाई तो करो। तो इसके लिए डिमार्केशन बहुत जरूरी है। इसके सिवा अनसस्टेनेबल एक्वा कल्चर को प्रिवेंट कीजिए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करके ही डिस्चार्ज करवाइए, एफॉरेस्टेशन करवाइए, वीड कंट्रोल करवाइए। इन्वेजिव स्पीशीज जैसे वाटर हायासिंथ तो बहुत समस्या क्रिएट करता है, उसको ना आने दें, तो बहुत बड़ी समस्या पूरा का पूरा। अगर आप देखें तो एक तरफ तो वाटर हायासिंथ का पॉजिटिव रोल भी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नेगेटिव ही है, लेकिन अगेन वाटर हायासिंथ एक इन्वेजिव स्पीशीज है जो बहुत तेजी से इनमें हमारे वेटलैंड्स में फैल रहा है। इन्वेजिव स्पीशीज यानी जो इन्वेड कर रहा है, वहां का लोकल नहीं है, बाहर से कहीं से आया है। कहां से आया है वाटर हायासिंथ, कहां का नेटिव स्पीशीज है, कमेंट करके बताइएगा। तब बाकी ये सारी बातें ना मैं आपको एनवायरनमेंट के एडवांस क्लासेस में जब होगी बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा तब सब कुछ कराऊंगा, घबराइएगा मत। अगर नहीं भी आता नहीं तो कमेंट सेक्शन में ढूंढिए, आंसर मिल जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर कोई ना कोई तो आंसर देंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो वेटलैंड्स के आसपास में ग्रेजिंग को प्रिवेंट कीजिए या फिर रेगुलेट कीजिए, बेस्ट है ना, रेगुलेट करवाइए। इसके सिवा यूट्रोफिकेशन रोकने के लिए कुछ कीजिए, लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कीजिए। बेंगलुरु में बहुत बड़ा रोल लोकल पॉपुलेशन ने किया है, लोकल पॉपुलेशन का रोल रहा है, किस प्रकार से वो वेटलैंड को खराब होने से बचा रहे हैं, बहुत बड़ा रोल है। तो वो देखिएगा, केस स्टडी पढ़िए, बेंगलुरु एंड वेटलैंड गूगल में सर्च कीजिए, काफी कुछ सीखेंगे आप। एनजीओज हैं, लोग हैं जो अपने 9 to 5 जॉब के बाद जाते हैं, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, लोगों में जागरूकता लाए हैं। कई वेटलैंड्स को तो रिवाइव कर दिया है, कचरा का पेटी बन गया था वो वेटलैंड, आज बहुत सुंदर सा, लोग आ रहे हैं दूर दूर से आके बैठ रहे हैं उसके किनारे, जहां पे लोग पहले रुमाल लेके नाक में रुमाल डाल के गुजरा करते थे वहां से। तो ये चेंजेस आए हैं। तो ये कहानी किसकी थी? वेटलैंड इकोसिस्टम की। अब देखते हैं मैनग्रोव इकोसिस्टम। मैनग्रोव क्या है दोस्तों? अगर आप देखें तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन एवरग्रीन यानी जिनमें पतझड़ नहीं होता, है ना, हमेशा साल भर पत्ता देखने मिलता है, कोई कोऑर्डिनेटेड तरीके से जिनके पत्ते नहीं गिरते। तो ये अगर आप देखें तो ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो कि शेल्टर्ड लो लाइंग कोस्ट, एस्चुरीज, मड फ्लैट्स, टाइडल क्रीक्स, बैक वाटर्स, इन सब में देखने मिलते हैं। मार्शेस में, लगून्स में देखने मिलते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन तक ही आपको देखने मिलते हैं। इस प्रकार से समुद्र के किनारे आपको देखने मिलता है। इन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो इनका जो बेस्ट लोकेशन क्या होता है? जहाँ पे अबंडेंट सिल्ट होता है। इनको काफी ज्यादा सोलर रेडिएशन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र वाले आप देखो तो नमकीन पानी में रहता है, खारे पानी में रहता है, तो जाहिर सी बात है इस सलाइन वाटर में जो नमक है, नमक तो पॉइजन है ना, उसको फिल्टर करना है, तो ज्यादा सोलर रेडिएशन चाहिए, सो दैट वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा पानी इवेपोरेट करवाएं। और इनमें क्या होता है ना, एक सिस्टम होता है जिससे नमक को ये फिल्टर आउट कर देते हैं, और नमक
कुछ प्लांट्स में, कुछ मैंग्रोव्स में उनके पत्तों में ही एज अ क्रिस्टल लगा हुआ दिखता है, तो चमकता है। आप अगर मुंबई के आसपास रहते हो तो आपने काफी देखा होगा। इनमें कुछ यूनिक एडेप्टेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट, सॉल्ट यानी हेलाइन, हेलो फाइट यानी लविंग, सॉल्ट लविंग हेलोफाइट्स हैं। ये क्या करते हैं, इनके लीव्स क्या होते हैं, सॉल्ट सेक्रीटिंग ग्लैंड होता है इनके लीव्स में। तो ये क्या करते हैं, इनके लीव्स से पानी खींचते हैं, इवापोरेशन करवाते हैं, पानी खींचते हैं, ट्रांसपिरेशन करवाते हैं। पानी खींचते हैं, ट्रांसपिरेशन तभी होगा जब सनलाइट लगेगी, तो ट्रांसपिरेशन होता है, पानी खींचते हैं, पानी के साथ नमक आता है, नमक को पत्ते में ही छोड़ देते हैं। सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड पत्ता में नमक सेपरेट करता है और बाकी पानी इस्तेमाल करके यूज कर लेता है। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, इनके रूट्स में ही होता है सॉल्ट ब्लॉकिंग सब्सटेंसेस, जिससे वो सॉल्ट खींचते ही नहीं है, सॉल्ट फिल्टर करके ही खींचते हैं। इसके सिवा इनका रूट सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये सॉल्ट वाटर में इमर्ज्ड होता है, तो उसको सर्वाइव करना है। वेव एक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली, मिट्टी कट रही है, उसके बावजूद खड़े रहना है। सॉइल भी कैसा है, एनएरोबिक है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उस ऑक्सीजन डिप्लीशन वाले सॉइल में रहना है। तो इसमें कुछ अलग अलग आपको एडेप्टेशंस देखने मिलेंगे, जैसे कि एविसेनिया स्पीशीज है, उनमें न्यूमेटोफोर्स होता है, जो कि ब्लाइंड रूट्स होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। यानी क्या होता है ना, ये देखो इस प्रकार से पेड़ का प्लांट क्या कर रहा है, रूट ऐसे ऊपर की ओर निकाल दे रहा है पानी से, तो इससे क्या हो रहा है, इनका रूट में जो ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, अब वो ऑक्सीजन खींच लेगा। इस प्रकार से किसमें देखने मिल रहा है, एविसेनिया स्पीशीज में। वैसे ही आप देखो तो राइजोफोरा होता है इस प्रकार का, इसमें ये स्टिल्ट रूट्स हैं, जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये स्टिल्ट रूट्स हैं जो कि सपोर्ट देते हैं। कितना भी वेव एक्शन होगा, पेड़ की मिट्टी कटेगी लेकिन पेड़ टिका रहेगा। इसके सिवा इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो भी वीवी पैरस होता है। वीवी पैरिटी में क्या होता है दोस्तों, कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें सीड्स क्या होते हैं, जर्मिनेट करके रूट्स वूट्स लेके पेड़ से गिरते हैं। तो पेड़ से गिरने के पहले, मिट्टी में पहुंचने के पहले रूट्स लेके आते हैं। क्यों, क्योंकि अदरवाइज पानी बहा के ले जाएगी, तो इसलिए पहले से रूट्स तैयार हैं, मिट्टी में गिरा, जाके पकड़ लिया मिट्टी को और फिर ग्रो करना शुरू कर दिया। तो भारत में मैंग्रोव साइट्स बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा वेस्ट बंगाल का सुंदरबन है। फिर ओडिशा में आपको जो जो मैं मार्क करवा रहा हूँ याद करते जाइएगा। भितरकनिका याद रखिए, महानदी, सुवर्णरेखा आपको याद ही रहेगा, इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इसके सिवा आप देखिए धमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके सिवा चिल्का तो आपको याद ही होगा। आंध्र प्रदेश का कोरिंगा याद रखिए। फिर गोदावरी कृष्णा नदियां हैं, याद रखिए। तमिलनाडु का पीचावरम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। फिर पुलिकट लेक कहां पर है देख लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए, किसके बॉर्डर में है मालूम होना चाहिए। अंडमान में बाराटांग में है, बहुत फेमस, याद रखिए। नॉर्थ अंडमान निकोबार दोनों में ही देखने मिलता है। अंडमान निकोबार में बाराटांग है, इस प्रकार का मैंग्रोव साइट है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है हर हालत में। यहाँ पे टूरिज्म बहुत होता है, वैसे जाते हैं लोग देखने। वैसे ही केरला में वेम्बनाड है, वेम्बनाडु की मैं लिख ही देता हूँ, अंडमान में ना बाराटांग, तो आप क्या करेंगे, इसकी फोटो खींच लेंगे, बाराटांग है ना। तो केरला में खास नहीं है, वेम्बनाड में आपको देखने मिलेगा। कर्नाटका में आप देखोगे तो इसमें कारवार कोस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गोवा में देखने मिलता है, रत्नागिरी में देखने मिलता है। इसके सिवा गुजरात में भी डूमस हो गया सूरत के पास, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, मालवान, है ना, ये याद रखिएगा। फिर आप वेतरना याद रखिए, इतना आपको याद रखना है ना। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, डूमस, डूमस हो गया सूरत। ये तीन के तीन आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र का मालवान, वेतरना, विक्रोली, चलिए चलेगा, लेकिन रत्नागिरी इतना याद रखना जरूरी है। तो सुंदरबन के जो मैंग्रोव है लार्जेस्ट है, सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव दुनिया के। भितरकनिका के जो मैंग्रोव हैं ये सेकंड लार्जेस्ट हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इतना ही नहीं, इनमें जो जेनेटिक वेरिएशन है मैंग्रोव्स का, जो प्रकार है, बायोडाइवर्सिटी है मैंग्रोव्स की, वो बहुत ज्यादा है। वैसे ही पीचावरम मैंग्रोव्स आपको बताया मैंने, बहुत जरूरी है, तमिलनाडु का पीचावरम याद रखिएगा। तो मैंग्रोव्स हैं पीचावरम के। विदर्नियम सॉल्ट सत्याग्रह याद है, विदर्नियम सॉल्ट सत्याग्रह, तो वही विदर्नियम पीचावरम, ये डिग्रेड हो चुके हैं, है ना। वहां पे एक्वाकल्चर, सॉल्ट पैन बन रहा है, तो उससे डिग्रेड हो गए हैं। वैसे ही केरला में ज्यादा मैंग्रोव नहीं है, स्पार्स मैंग्रोव आपको देखने मिलता है। गल्फ ऑफ कच्छ
एंड कोरी क्रीक। यहाँ पे जो मैनग्रोव है थोड़ा अलग है, ये स्क्रबी है, छोटा छोटा बुश के जैसा होता है, ग्रोथ भी स्टंटेड है, टेढ़ा मेढ़ा छोटा सा है, नैरो पैचेस में है यहाँ पे जो मैनग्रोव है। याद रखिएगा इन मैनग्रोव में ना एक स्पेशल कैमल घूमता है, खराई कैमल, खारा पानी में रहने वाला कैमल इसी पानी में घूमता है, थोड़ा तैर भी लेता है। तो कोरी क्रीक गल्फ ऑफ कच्छ में आपको देखने मिलता है खराई कैमल, याद रखिएगा। कोरी क्रीक कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मैनग्रोव इकोसिस्टम की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैनग्रोव इकोसिस्टम अगर आप देखें तो सबसे पहले तो इनमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो वाटर फ्लो को इंपीड करता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये जो न्यूमेटोफोर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इस प्रकार से क्या कर रहा है, पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो वेव इरोजन हो रहा है उसको भी रोकता है, समुद्र के द्वारा वेव इरोजन को रोकता है, तो सॉइल को स्टेबल बनाता है। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड होता है फिशेस के लिए। मॉडरेट मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स क्या करते हैं, कोस्टल लोलैंड्स को आप देखें तो फ्लड्स के दौरान डूबने से भी बचाते हैं। कोस्टल लैंड्स को सुनामी, फ्लड्स, साइक्लोन्स तो पहला वॉल का काम करते हैं। अगर आप ओडिशा जाएंगे, पूरी के साइड जाएंगे, देखेंगे कैसे पूरा का पूरा मैनग्रोव उखड़ के जमीन पे गिरा हुआ है। तो ऐसे ही साइक्लोन में सबसे पहला इंपैक्ट उन्हीं पे हुआ। तो जब हवा अंदर गई तो हवा थोड़ी स्पीड स्लो हो चुकी थी, तो पीछे जो गांव बस रहा है उसमें नुकसान कम होता है। वैसे ही न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में रोल होता है। हैबिटेट है, पेड़, पशु, पक्षी है ना, फ्लोरा फाउना, एवी फाउना के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। यहाँ पे वुड्स, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट, एडिबल प्लांट्स आपको देखने मिलते हैं, और लोकल कम्युनिटी को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ से मिलती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा होता है इन इकोसिस्टम्स का। याद रखिएगा प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये वो रेट है जिसमें ऑटोट्राफ क्या कर रहा है, बायोमास को कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर आप मैनग्रोव्स देखें ना तो वन ऑफ दी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इनको आपको देखने मिलेगी, कहां पे, मैनग्रोव्स की देखने मिलेगी। नेट प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है दोस्तों। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, रामसार कन्वेंशन। तो बड़ा जरूरी है आप जाने रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन हम करना है एंड इसको जानना बहुत जरूरी है। तो दुनिया में हुआ क्या है ना दोस्तों, पिछले 100 साल में 64% ऑफ दुनिया के जो वेटलैंड है वो गायब हो चुके हैं। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कॉन्जर्वेशन, कॉन्जर्वेशन यानी बचाना, एंड सस्टेनेबल यूज यानी समझदारी से इस्तेमाल करना, एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। इसी को कहा जाता है कन्वेंशन ऑन दी वेटलैंड्स। ये रामसार शहर के नाम पे इसका नामकरण हुआ है और इसलिए इसको कहते हैं रामसार कन्वेंशन। तो रामसार एक शहर है वैसे ईरान में, वो भी एक वेटलैंड वाला रीजन है, तो उसी के नाम पे इसका नामकरण क्या हुआ है, रामसार कन्वेंशन। कन्वेंशन अगर आप देखें तो 1971 2 फरवरी को साइन किया गया था, और तब से हर साल 2 फरवरी क्या मनाते हैं हम, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। इसमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है यानी जो मेंबर्स हैं इस कन्वेंशन में वो कितने हैं, 169 है। तो रामसार की जो फिलॉसफी है ना वो कहती है वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो वाइस यूज क्या होता है दोस्तों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट आने के पहले का कंसेप्ट है। तो बेसिकली बात वही हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी कि ऐसे इस्तेमाल करो कि अगला जनरेशन के पास भी चीजें मौजूद हो, यानी एक्सप्लॉइट मत करो, समझदारी से इस्तेमाल करो, आने वाला जनरेशन भी इस्तेमाल कर सके। तो इस प्रकार के यूज को कहते हैं वाइस यूज। तो रामसार की फिलॉसफी है कि वेटलैंड्स को इस्तेमाल करो लेकिन वाइसली करो। तो 3 पिलर हैं रामसार कन्वेंशन के। पहला है वाइस यूज, दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, वो सारे प्रायोरिटी वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करो और उनको हम कहेंगे रामसार साइट्स हैं ये। तीसरा आइडेंटिफाई करके इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो, यानी कि इंटरनेशनल लिस्ट बनाओ और कोऑपरेट करो। तो रामसार कन्वेंशन अगर आप देखें तो 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोजली वर्क करता है। इनको कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। तो ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। कौन कौन है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये सब के सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एनजीओज हैं जिनके साथ रामसार कन्वेंशन क्लोजली काम करता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, उसी का इंडिया पार्ट कौन लुकआउट करता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। याद रखिएगा एक बार यूपीएससी ने पूछा है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है, ये भी एक एनजीओ है जो कि इंडिया का बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का चैप्टर है, काइंड ऑफ।
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंडिया में सारा काम BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी देखता है। भारत में जो बर्ड सेंसस होता है कौन करता है? BNHS करता है, और इसी डेटा को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इंडिया का डेटा मानती है। फिर है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस पर डेप्थ में फिर पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। फिर है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फिर है वेटलैंड्स इंटरनेशनल, फिर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, और फिर है इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। तो ये 6 के 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर हैं रामसार कन्वेंशन के। इसके सिवा अन्य पार्टनर भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, इसके सिवा अन्य पार्टनर भी हैं, वो अदर्स अन्य की कैटेगरी में है, जैसे CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCCD, वैसे ही आप देखो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, कन्वेंसाइट्स है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये अन्य पार्टनर्स हैं। तो अब कैसे किसी वेटलैंड को रामसार साइट डिक्लेयर करें? कुछ कैटेगरी तो होना चाहिए ना। भारत में आप देखोगे इतने सारे रामसार साइट्स हैं, इतने सारे रामसार साइट्स हैं। थोड़ा सा इसको मैं अगले क्लास में एक थोड़ा सा अपडेटेड लिस्ट लाऊंगा, क्योंकि ये नंबर अभी और बड़ी है, काफी ज्यादा बड़ी है, तो इसको इंक्रीज करके मैं एक अपग्रेडेड आपको फोटो दिखाऊंगा, तो ये इंप्रूव करूंगा। जब मैं आपको PDF दूंगा तो स्लाइड्स में नए वाले भी ऐड होंगे इसमें, ठीक है। तो रामसार कन्वेंशन में साइट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले उन वेटलैंड्स को कहेंगे ये रामसार साइट है अगर वहां पे कोई यूनिक एग्जाम्पल हो उस वेटलैंड का, ऐसा वेटलैंड हो जो उस पूरे बायोजियोग्राफिक रीजन का एक यूनिक एग्जाम्पल हो, यानी कि वो वेटलैंड अपने आप में उस पूरे बायोजियोग्राफिक क्या हो गया? बायो यानी जीवित, जियोग्राफिक यानी लैंड वाला जियोग्राफिक, तो उस पूरे इकोसिस्टम का रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो उस वेटलैंड के द्वारा। या फिर ऐसा हो कि कोई इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, या फिर किसी थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो कि वल्नरेबल हो, इंडेंजर्ड हो या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, उसको उस वेटलैंड के द्वारा संरक्षण हो रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बर्ड है, वो क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसका ब्रीडिंग के लिए वो यही वेटलैंड का इस्तेमाल करती है, तो उसको क्या करेंगे? रामसार साइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके सिवा किसी इंपॉर्टेंट प्लांट या एनिमल के वो एक रिप्रेजेंटेशन हो वहां पे, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट हो किसी भी बायोजियोग्राफिक रीजन के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। यदि किसी वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने से उस बायोजियोग्राफिक रीजन की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्व होती है, तो भी हम उस वेटलैंड को क्या कह सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट रामसार साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई साइट हो जो कि एडवर्स सिचुएशंस में, जो कि क्या करे? प्लांट या एनिमल स्पीशीज को क्रिटिकल स्टेज हो उसके लाइफ साइकिल में, जन्म लेने में, स्पॉन करने में, ब्रीडिंग के दौरान, विंटर्स में माइग्रेट करने के दौरान, और इस प्रकार से एडवर्स सिचुएशन में भी उसको रेफ्यूज, रहने के लिए जगह देता हो। या फिर नंबर्स में आ जाते हैं तो ऐसा कोई साइट हो जिसमें 20,000 से ज्यादा पक्षी रहते हो, पानी में रहने वाले पक्षी रहते हो। या फिर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की, मान लीजिए कोई स्पीशीज है पंछी की, वाटर बर्ड है, उसका टोटल स्पीशीज मान लेते हैं 1,00,000, टोटल उस पर्टिकुलर टाइप की पंछी के बस और बस टोटल नंबर्स 1,00,000 पॉपुलेशन है, और उसका 1% यानी कि 1,000, यदि 1,000 पंछी उस पर्टिकुलर स्पीशीज के किसी वेटलैंड में रहते हो, तो वो वेटलैंड को हम रामसार साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर वो रामसार साइट किसी फिश के स्पीशीज के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो भी उस वेटलैंड को हम रामसार साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारे कैटेगरीज हैं, आपको क्या करना है? मालूम होने चाहिए। ऑप्शंस देखोगे प्रीलिम्स में, अपने आप याद आ जाएगा, टिक मार दोगे, ठीक है। तो भारत में कुछ इस प्रकार के रामसार साइट्स हैं, और अपडेट होगा, ये एनविस का ही डेटा है, और इसको मुझे अपडेट करके मैं जब आपको PDF दूंगा तो अपडेट करके दूंगा, अगले क्लास में मैं इंक्लूड भी कर दूंगा, आपको बता भी दूंगा। लेकिन यहां पर आपको बताना चाहूंगा, ये तो क्या है? सारे के सारे रामसार साइट्स हैं। अब रामसार साइट्स में भी एक स्पेशल लिस्ट है, जैसे कि एक तो आपके क्लास में, स्कूल में क्या होता होगा? आप अटेंडेंस लगाते हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर होता था ना,
अटेंडेंस रजिस्टर, सब बच्चे का क्लास में जो भी बैठे हैं उसका नाम होता है। हमारे स्कूल में क्या होता था, जो विशेष कर ज्यादा ही शैतान बच्चे थे उनका एक अलग से लिस्ट बनता था, उसको कहते थे ब्लैक डॉट लिस्ट, है ना, ऐसे क्लासरूम में लगाया जाता था। तो ये वो बच्चे होते थे जिनका अटेंडेंस रजिस्टर में तो नाम होता ही था, यानी इसी क्लास के बच्चे थे, लेकिन स्पेशल शरारती थे, होमवर्क सबमिट नहीं करते थे, कुछ स्पेशल बदमाशी कर दी हो, किसी से बदतमीजी कर दी हो, लड़ाई झगड़ा कर लिया हो, तो उस ब्लैक डॉट लिस्ट में नाम डाल दिया जाता था। तो कुछ वैसा ही एक ब्लैक डॉट वाला रिकॉर्ड जैसे मेंटेन कर रहे हैं ना, वैसा ही एक रामसार कन्वेंशन में एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसको कहते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। ये वो रामसार साइट्स हैं जो कुछ उन बच्चों की तरह शैतान और बदनाम है, यानी ये वो वेटलैंड्स हैं जो कि अगर आप देखें तो जिनमें काफी ज्यादा उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर बदल चुका है, या होने वाला है, या तेजी से हो रहा है, या फिर आने वाले दिनों में हो जाएगा। और इस वजह से ये रामसार साइट की जो हेल्थ है ये बहुत पुअर हो चुकी है। तो रामसार लिस्ट में ही इनको स्पेशल मेंशन दिया जाता है, इनको क्या कहते हैं, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड वाले भारत में भी रामसार साइट्स हैं। जो लोकटाक लेक है, क्योलादियो है, ये दोनों ही अगर आप देखें, लोकटाक लेक ये 17 नंबर देख रहे हो, लोकटाक लेक, वैसे ही अगर आप देखोगे क्योलादियो, क्योलादियो, तो क्योलादियो भी अगर आप देखोगे तो वो भी क्या है, इसी प्रकार से आप देखोगे तो रामसार साइट में ही इंक्लूड, ये भी अगर आप देखो तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में ही इंक्लूड किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो क्योलादियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योलादियो जो 14 नंबर है, 14 नंबर है क्योलादियो। तो क्योलादियो और दूसरा अगर आप देखें तो लोकटाक, दोनों के दोनों वो रामसार साइट्स हैं जो भारत में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में लिस्टेड हैं। एक टाइम था जब चिल्का, ये 7 नंबर जो आप यहां पर देख रहे हैं चिल्का लेक, ये भी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में हुआ करता था, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट हो गई तो इसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया और कहा कि तुम रामसार साइट हो चुके हो अब, क्योंकि अब तुम रिकवर कर चुके हो। तो याद रखिएगा, है ना, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी मैं आपको अपडेटेड लिस्ट दूंगा, अगले क्लास में ही बताऊंगा वो कौन से रामसार साइट्स हैं, वैसे तो आपको सभी याद रखने हैं, फिर भी एक बार एक नजर जरूर डालेंगे इन सारे रामसार साइट्स में। आपको ये सारे रामसार साइट्स याद होने चाहिए, अभी नंबर और बड़ा है तो मैं आपको थोड़ा अपडेटेड वाला दूंगा, जैसे ही एनविस की साइट में एक अपडेटेड इमेज आ जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सरकारी साइट है तो पक्का पक्का गारंटी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी मेरे द्वारा जितने भी सेशंस हैं आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मास्टर क्लास भी रन होती है 3:30 PM पर, तो यहाँ पर भी आप जरूर आमंत्रित हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिसमें 30 से ज्यादा कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जीएस कोर्सेज हैं, ऑप्शनल कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट कोर्सेज हैं, सीसैट के कोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्टडी नोट्स हैं, डेली लाइफ क्लासेस, वो सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। रिनाउंड सुपर टीचर्स भी हैं हमारे जो आपको पढ़ा रहे हैं, इनके द्वारा जो कोर्सेज हैं वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है दोस्तों, स्पेशल अंतिम अवसर सेल है, बस 27 से 30 नवंबर तक है, तो ये आपको मिलता है केवल 22,499 में। 1.5 साल की सब्सक्रिप्शन, आज तक नहीं हुआ इस रेट पे 1.5 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। और हर घंटे सब्सक्रिप्शन पे हम एक मोबाइल फोन पाने का भी मौका दे रहे हैं। M32 फोन आपको मिल सकता है अगर आप लकी हुए साथ ही साथ। तो जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों 65% ऑफ प्लस 20% ऑफ किंजल कूपन कोड यूज करने पे है। 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल रही है, यानी 1 साल के सब्सक्रिप्शन में 6 महीना आपको फ्री मिल रहा है, यानी 1.5 साल की सब्सक्रिप्शन है, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन है केवल 22,499 रुपए में, जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिससे नंबर 1 याद रखिएगा आपको क्या मिलता है, इससे नंबर 1 आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको और किसी भी कूपन कोड से नहीं मिलेगा। नंबर 2, जितने भी मेरे फ्री कोर्सेज हैं जिससे आप अभी पढ़ रहे हैं
ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इसको मैं इसीलिए रन कर पाता हूं क्योंकि आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, आप सब्सक्रिप्शन लें यूजिंग दी कूपन कोड KINJAL, दैट इज किंजल।